शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 10 और इसके साथ साथ हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 की जो कोर्स है वो अख्तिताम तक पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें हमने तकरीबन 10 चैप्टर को जो है वो कवर की है और एवरी चैप्टर इज़ कंसिस्ट अपॉन 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स। तो आप लोगों को इजी बनाने के लिए, आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने जितने भी चैप्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी है उसको मैंने पार्ट में डिवाइड की है। और आज हम बात करेंगे डेथ एंड डाइंग यानी चैप्टर नंबर 10 की लास्ट पार्ट के हवाले से, डेवलपमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेथ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश से लेके अपनी जेरियाट्रिक एज तक यानी बुढ़ापे तक जो है कंसेप्ट क्या है डेथ की, यानी जब आप एक बच्चे से पूछते हो कि डेथ क्या है तो वो आपको एक अलग से जो है वो जवाब देगा। इस तरह अगर आप एक 15 ईयर एडल्ट से जो है वो बात करेंगे और इससे डेथ के हवाले से आप उससे बात करेंगे तो वो एक अलग तरीके से जो है वो आंसर देगा। तो मतलब यह है कि डेथ की जो परसेप्शंस है वो एज के साथ साथ जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। यानी मतलब यह है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ एज की जो डेथ की जो परसेप्शंस है, डेथ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है। इस तरह अगर आप लोग प्री स्कूलर यानी वो छोटे बच्चे जिसकी एज 5 ईयर से कम हो, अगर आप उससे पूछ ले हो तो वो आपको आंसर देगा कि डेथ इज रिवर्सेबल, यानी डेथ जो है वो रिवर्सेबल है। अगर बंदा फौत हो जाए तो वो दोबारा जो है वो जिंदा हो सकता है। यानी ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्री स्कूलर जितने भी बच्चे हैं उसकी व्यू क्या है, उसकी परसेप्शंस क्या है डेथ के हवाले से, तो वो आपको जवाब देगा कि डेथ इज रिवर्सेबल। इस तरह अगर आप स्कूल एज के बच्चों से पूछ ले जो कि स्कूल के अंदर जो है वो एडमिट होते हैं तो वो आपको आंसर देगा कि परमानेंट एंड यूनिवर्सल। यानी इसमें थोड़ा सा शऊर आ जाता है, उसमें थोड़ा सा समझ आ जाता है कि डेथ जो है वो एक परमानेंट प्रोसेस है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब यह है कि जब एक दफ़ा जो है एक बंदा फौत हो जाए तो वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। एडोलेसेंस इनएविटेबल, समटाइम अनरियलिस्टिक। इस तरह अगर आप एक एडोलेसेंस से जो है वो पूछ ले तो इनएविटेबल का मतलब यह है कि वो हमारी कंट्रोल में नहीं है। यानी अगर एक बंदा जो है वो फौत हो रहा है तो ये हमारी कंट्रोल में नहीं है कि हम उसको बचा ले। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लेकिन ज़िंदगी देना अल्लाह के हाथ में है। यानी इनएविटेबल का मतलब यह है वो प्रोसेस जो कि परफॉर्म्स होती है विद आउट आवर कंट्रोल। एंड सम टाइम अनरियलिस्टिक, कुछ टाइम पे उसको अनरियलिस्टिक टाइप का फील होता है। यानी जब एक सडनली एक बंदा जो है वो फौत हो जाए तो वो इस तरह जो है वो इमेजिन करता है कि वो बंदा जो है वो जिंदा है और इस तरह वो रियलाइज़ नहीं करता। यानी कुछ जगहों पे सम टाइम उसको जो है अनरियलाइजेशन फील होती है। इस तरह अर्ली एडल्टहुड, अगर आप एक अर्ली एडल्टहुड बंदे से पूछ ले, यूनिक इन वल्नरेबिलिटी चैलेंज्ड बाय अर्ली डेथ। और इस तरह अगर आप एक अर्ली एडल्टहुड से पूछ ले, फॉर एग्जांपल जो 30 के हो, इसी तरह 25-30 के हो, अगर आप उससे पूछ ले तो यूनिक इन वल्नरेबिलिटी चैलेंज बाय अर्ली डेथ। और इस तरह अगर आप उससे पूछ ले तो उसका अपना यूनिक जो है इन वल्नरेबिलिटीज़ उसकी जो है वो आइडियाज़ है और चैलेंज बाय अर्ली डेथ। और इस तरह वो ये कहता है कि अगर अर्ली जो है वो एक बंदा फौत हो जाए तो उसके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है क्योंकि वो अपनी फैमिली को इनकम्प्लीट छोड़ देता है। तो मतलब ये कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो स्टेजेस है और डिफरेंट स्टेजेस में एक इंडिविजुअल के डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्शंस है रिगार्डिंग डेथ। मिडिल एंड लेट एडल्टहुड, मिडिल जो 40 प्लस है और लेट एडल्टहुड जो 60 प्लस है। फिनैलिटी, फिनैलिटी का मतलब यह कि एक फाइनल प्रोसेस है जो कि ज़िंदगी के अख्तिताम कर लेता है। इनएविटेबिलिटी इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी का मतलब यह है कि हर एक बंदे का जो डेथ है उसका टाइम और उसका जो डेट है वो एक फिक्स्ड है। यानी हम किसी को भी जो है वो ज़िंदगी नहीं दे सकते। ज़िंदगी देने वाला और ज़िंदगी लेने वाला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इमोशनल एंड फिजिकल रीजंस पीपल में फेयर डेथ। अब वो कौन से इमोशनल और वो कौन से फिजिकल रीजंस है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल डेथ से यानी वो मरने से जो है वो डर जाता है। यानी वो कौन कौन से इमोशनल, यानी एक इंडिविजुअल को जब वो मरने के करीब हो और उसको पता चल जाता है कि आई हैव नो चांसेस टू सर्वाइव एनी मोर, तो उस टाइम पे उसके कौन से इमोशनल जो है वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसकी वजह से वो डर जाता है और कौन से उसकी फिजिकल रीजंस है जिसकी वजह
वजह से वो जो है वो डर महसूस होता है, उसको जो है वो सैडनेस फील होती है, जो है वो बहुत ज़्यादा गम और दुख का शिकार होता है। तो सबसे पहले वो कौन सा रीज़न है? हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब यह है कि हर एक इंडिविजुअल को ये फील होता है कि जब मैं मर जाऊँ तो मैं हेल्पलेस होऊंगा। हेल्पलेस का मतलब यह है कि मैं अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करूँगा और मैं दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। यानी जब मैं मर जाऊँ तो मैं दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होगा, वो मेरी कफन दफन का इंतज़ाम करेगा। फिजिकल फैकल्टीज़, इस तरह मेरी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो स्टॉप होगी। म्यूटिलेशन बाय सर्जरी और डिजीज़, और इसी तरह वो डिजीज़ या इसी तरह सर्जरी वगैरह से वो जो है वो डर जाता है। कंट्रोलेबल पेन, और इस तरह वो ये फील कर लेते हैं कि मरने के वक्त मेरे हर एक सेल से जो है वो रूह निकल जाएगी और इसकी वजह से अनकंट्रोल पेन मुझे फील होगी। बीइंग अनप्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और इस तरह कुछ लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं या वो रिलीजियस व्यू पे अनप्रिपेयर्ड होते हैं, उसकी इतनी तैयारी नहीं होती, जो है वो कब्र से डर जाता है या इस तरह वो मरने से डर जाता है, या वो इस तरह अनप्रिपेयर्ड होती है कि मेरी फैमिली जो है, मेरे बच्चों की अभी शादी बाकी है, मेरी फैमिली जो है वो अभी एक सक्सेस जो है स्टेज पे नहीं है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो जो है वो प्रिपेयर होता है डेथ के। इंटरवेंशन फॉर फियर। अब देखिए, अगर एक बंदा जो है वो मरने के करीब हो, एक टर्मिनल इलनेस का पेशेंट हो और आप लोगों को ये फील हो रहा है कि पेशेंट जो है विद इन 1 आवर और विद इन 2 आवर और विद इन डेज वो इस दुनिया से जा रहा है, तो आप लोगों ने वो कौन सी इंटरवेंशंस करने हैं जिसकी वजह से पेशेंट का जो गम है, पेशेंट की जो सरो है, पेशेंट की जो सैडनेस है, आप लोग उसको कम से कम बना ले। तो सबसे पहले आपकी इंटरवेंशंस क्या होगी, आपकी वो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होगी जिसकी वजह से आप पेशेंट को जो है वो थोड़ा सा आप उसको रिलैक्सेशन दे सकते हो, थोड़ा सा आप पेशेंट को जो है उसकी गम दूर करा सकते हो। तो सबसे पहले इंटरवेंशंस क्या है, टॉक इज नीडेड। तो सबसे पहले है कि आपने पेशेंट के साथ बात करना है ताकि उसकी मोटिवेशन, उसकी जो सोच है वो आप लोगों की तरफ हो और अपने गम और अपनी दुख और दर्द से जो है उसका सोच दूसरी साइड पे हो। अवॉइड सुपरफिशियल आंसर, इट्स गॉड विल। इस तरह अगर पेशेंट आपसे कोई क्वेश्चन करे तो सुपरफिशियल आंसर उसको नहीं देना चाहिए। सुपरफिशियल आंसर का मतलब यह है येस एंड नो, या ये अल्लाह की तरफ से मंजूर है, आप जो है उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ आप लोग उसको एक्सप्लेनेशन दे दे। प्रोवाइड रिलीजियस सपोर्ट एज अप्रोप्रिएट, इस तरह पेशेंट को रिलीजियस सपोर्ट देने चाहिए। अगर वो मुस्लिम हो तो उसको अपनी इस्लाम की तरफ से उसको सपोर्ट देना चाहिए, जो भी जो है रिलीजन का हो उसको रिलीजियस के बेस पे उसको सपोर्ट देना चाहिए। स्टे विद द पेशेंट इज नीडेड, और इस तरह अगर ज़रूरत हो तो पेशेंट के साथ आप लोगों ने रहना है। वर्क विद फैमिलीज टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट, और इसी तरह उसके फैमिली मेंबर्स को भी आप लोगों ने मोटिवेट करना है, उसको सपोर्ट करना है ताकि वो पेशेंट की जितनी भी फियर है, पेशेंट की जितनी भी गम है, दुख है, वो उसको दूर करे। यानी आप लोगों ने उसके अटेंडेंट, उसके फैमिली मेंबर को भी ट्रेन करना है कि आप लोगों ने उस तरीके से पेशेंट के साथ डील करना है। इतुनीजिया, अब देखिए इतुनीजिया का मतलब क्या है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है वो है इतुनीजिया, जो कि एक कंट्रोवर्शियल जो है वो एक टॉपिक है इस दौर में। तो इतुनीजिया का मतलब क्या है, मर्सी किलिंग, यानी एक पेशेंट को उसके टाइम से पहले अगर आप उसको किसी इंजेक्शन के जरिए या अगर आप उससे कुछ मेडिसिन जो है वो स्टॉप करें और आप उसको जो है वो किल करें, आप उसकी लाइफ की टर्मिनेशन करें, तो उसको हम कहते हैं एंथुनीजिया। यानी द टर्मिनेशन ऑफ लाइफ विद फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एथुनीजिया। या आप कोई उसको इंजेक्शन लगा दे, या आप उसको बिजली का शॉक लगा दे, या आप उसको कोई टैबलेट दे दे, या आप उसको जो है इसके मेडिकेशन स्टॉप करें, तो मतलब क्या है, एथुनीजिया का मतलब यह है कि आप लोग लाइफ की टर्मिनेशन करें। Assisted suicide. Assisted suicide is a death in which a person provide the mean for a terminally ill patient to commit suicide. तो assisted suicide का मतलब यह है कि अगर एक terminal ill patient है, मतलब यह है कि एक पेशेंट उस कंडीशन में है कि उसकी ज़िंदगी का कोई चांस ना हो और आप उसको कोई फिजिकल चीज़ दे दे, आप उसको कोई इंजेक्शन दे दे या उसको कोई दूसरा टेबलेट्स दे दे कि वो अपनी जो है ज़िंदगी का एहतिताम करे, अपनी सुसाइड करे, तो उसको हम कहते हैं असिस्टेड सुसाइड। यानी असिस्टेड का मतलब यह है कि हम उसकी असिस्टेंसी करते हैं, हम उसकी हेल्प करते हैं। किस चीज़ में? सुसाइड में। यानी हम उसको कोई इंजेक्शन देते हैं, हम उसको कोई टेबलेट देते हैं कि ये आप खा लें और इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के एहतिताम करें। डॉक्टर जेक Kevorkian is best known for the role and has been prosecuted in the US। और इसी तरह जो असिस्टेड सोसाइटी है, ये सबसे पहले जिस बंदे ने स्टार्ट की उसका नाम है डॉक्टर जेक केवोरकियन, और उसको इसी बिना पे जो है वो जेल जाना पड़ा, उसको प्रोसिक्यूट किया गया यूएस में, यूनाइटेड नेशन में। यानी सबसे पहले उसने जो है इस प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट किया था। लॉज आर मोर
एक्सेप्टिंग इन अदर कंट्रीज। इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एतुनीसिया के लिए या असिस्टेड सोसाइटी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लाज है। अगर हम एज ए मुस्लिम अपनी कंट्रीज़ की बात करें तो ये यहाँ पे जो है वो प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे हम इसको जो है प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स है, यहाँ पे जो आइन्स है, यहाँ पे जितने भी कानून है वो इस्लाम के मुतालिक है, इसलिए हम इस प्रोसेस को यहाँ पे जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे इसकी कोई इजाज़त नहीं है। असिस्टेड सोसाइटी इज़ वन फॉर्म ऑफ एतुनीसिया, द प्रैक्टिस ऑफ असिस्टिंग टर्मिनली इल पेशेंट टू डाई मोर क्विकली। और इसी तरह एतुनीसिया की ये एक टाइप है जिसको हम कहते हैं असिस्टेड सोसाइटी। यानी एतुनीसिया का मतलब क्या है? एतुनीसिया का मतलब है कि अगर हम एक पेशेंट की लाइफ की टर्मिनेशन करें और हम उसको टाइम से पहले क्विकली हम उसकी लाइफ उसको ख़त्म करें, उसको एक्सपायर कर दे, तो उसको हम कहते हैं एतुनीसिया। और असिस्टेड सोसाइटी एक टाइप है एतुनीसिया की। एतुनीसिया इज हाई कंट्रोवर्शियल सिंस इट इज कंसर्न इट इज सेंटर अ डिसीजन अबाउट हु शुड कंट्रोल लाइफ। और इसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया कि एतुनीसिया यह एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, यानी अगर हम यूरोपियन वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे एतुनीसिया की प्रैक्टिस जो है वो अलाउड है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। अगर हम जो है यहाँ मुस्लिम रूलर या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, वहाँ पे लोग उसको नहीं मानते अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इस्लाम। फॉर्म ऑफ एतुनीसिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज़ में उससे जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं कि एतुनीसिया की टाइप क्या है। तो सबसे पहले ये है पैसिव और यह है वॉलंटरी, यानी पेशेंट आपको जो है वो परमिशन देता है वॉलंटरली, और यह एक पैसिव है। पैसिव का मतलब ये कि इसमें हम पेशेंट को ना कोई इंजेक्शन लगाते हैं, ना उसको हम कोई जो है वो टेबलेट देते हैं जिसकी वजह से हम उसकी ज़िंदगी को जो है इसकी ज़िंदगी को ख़त्म करें। यानी पेशेंट आस्क दैट नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर बी गिवन, यानी इस कंडीशन में पेशेंट आपको बता देता है वॉलंटियरली, खुद रज़ाकाराना तौर पर वो आपको बता देता है कि मुझे कोई मजीद जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो ना स्टार्ट करे। यानी पेशेंट को जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स चल रहे हो वो पेशेंट आपको बता रहा है कि मुझे मजीद कोई जो है इंटरवेंशन ना करें, मुझे कोई केयर जो है वो ना दी जाए। तो उसको हम कहते हैं पैसिव एंड वॉलंटियरली। पैसिव इसलिए है कि हम उसमें कोई मेडिसिन नहीं देते, यानी हम उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह पेशेंट को नहीं लगाते, बल्कि पेशेंट से वो मेडिकेशन स्टॉप करती है जिसकी वजह से पेशेंट की जिंदगी चल रही हो। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ब्रेन डेथ का पेशेंट है, तो हम उससे जो है वो वेंटिलेटर को ऑफ कर देते हैं। इसी तरह कोई पेशेंट किसी ऑक्सीजन थेरेपी पे है तो हम उससे ऑक्सीजनेशन को स्टॉप कर देते हैं। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है। दूसरी क्या है? एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब ये कि इसमें हम कोई इंजेक्शन लगा देते हैं या हम उसमें कोई जो है ओरल टेबलेट देते हैं जिसकी वजह से हम पेशेंट की लाइफ को टर्मिनेट करते हैं। और वॉलंटियरली का मतलब यह है कि हमें पेशेंट जो है वो हमें बता देता है कि मुझे इंजेक्शन लगा दे या मुझे कोई इसी तरह जो है वो पॉइजन दे दे जिसकी वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। यानी पेशेंट आस्क टू बी हेल्प टू डाई, मर्सी के लिए। यानी पेशेंट आपसे हेल्प मांगता है कि मुझे किल करे विद द हेल्प ऑफ एनी जो है एनी स्टेप्स, विद द हेल्प ऑफ एनी इंजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ एनी शॉक, विद द हेल्प ऑफ एनी टैबलेट्स। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव, यानी आप एक स्टेप लेते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप उसकी जिंदगी को खत्म करने के लिए। दूसरा है पैसिव बट इनवॉलंटरली, यानी इसमें पेशेंट की कोई जो है राय इंक्लूड नहीं होती, बल्कि पेशेंट की जो अटेंडेंट होते हैं, पेशेंट की जो केयर गिवर होते हैं, उसकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आपको ऑर्डर देते हैं। यानी एन एडल्ट अदर देन पेशेंट रिक्वेस्ट देन नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर बी गिवन। यानी पेशेंट का फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का कोई ब्रदर है, उसकी कोई सिस्टर है, वो आपको बता दे कि इस पेशेंट से जो है लाइफ सेविंग ड्रग जो है वो स्टॉप करे। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट कोमा का पेशेंट है, वो खुद आपको डिसीजन नहीं दे सकता, या एक पेशेंट ब्रेन डेथ का पेशेंट है, वो खुद आपको डिसीजन नहीं दे सकता, लेकिन उसके फैमिली मेंबर आपको बता दे कि उससे वेंटिलेटर ऑफ करे, उससे ऑक्सीजन थेरेपी स्टॉप करे ताकि वो जो है अच्छी तरीके से जो है इस दुनिया से चला जाए। तो उसको हम कहते हैं पैसिव बट इनवॉलंटरली। दूसरा है एक्टिव बट इनवॉलंटरली। एक्टिव का मतलब यह है कि उसमें हम कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेते हैं लेकिन पेशेंट की बजाय उसके अटेंडेंट हमें ऑर्डर देता है। यानी मतलब क्या है? एन एडल्ट अदर देन द पेशेंट आस्क फॉर स्टेप टू बी टेकन टू एंड पेशेंट लाइफ। यानी पेशेंट की या ब्रदर, उसकी जो भी फैमिली मेंबर हो जिसका पेशेंट के साथ रिलेशन हो, ब्लड रिलेशन हो, वो हमें ऑर्डर देता है कि पेशेंट को जो है वो एक स्टेप ले ले, उसको कोई इंजेक्शन लगा दे, उसको कोई जो है टेबलेट पॉइजन दे दे ताकि उससे जिंदगी का एहतिताम हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इसके 4 टाइप्स है और इन 4 टाइप्स को आप लोगों ने अच्छी तरीके से फिंगर टिप्स पे आप लोगों ने उसको मेमोराइज करने हैं। मॉर्निंग एंड फ्यूनरल।
यानी फाइनल राइट्स, यानी फाइनल राइट्स ये फॉर एग्जांपल जब एक बंदा फौत हो जाए तो मुस्लिम के अपने जो है वो उसके कल्चर्स है। इस तरह अगर आप हिंदुइज्म में चली जाए तो उसके अपने कल्चर्स है। इसी तरह अगर आप जेविश में चली जाए, क्रिश्चियनिटी में चली जाए, तो मतलब यह है कि जब एक बंदा फौत हो जाए तो उसके फौत होने के बाद उसको दफन करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए, उसको किसी जगह पे फेंकने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के अपने ट्रेडिशंस होते हैं। तो उन ट्रेडिशन को हम कहते हैं मॉर्निंग एंड फ्यूनरल। इस तरह जिस तरह हम उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उसको कफन दफन लगा देते हैं, उसकी जो है वो कब्र वगैरह का इंतजाम कर लेता है, या उसको हम कहते हैं फाइनल राइट्स, यानी उसकी ज़िंदगी के फाइनल स्टेप में हम जो भी स्टेप उठा लेते हैं उसको हम कहते हैं फाइनल स्टेप। फ्यूनरल और आल्सो रिकॉग्निशन ऑफ एवरी वन अल्टीमेट मोर्टेलिटी एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ। तो ये उसकी मोर्टेलिटी के बाद हम यानी फ्यूनरल प्रेयर जो कि मुस्लिम्स अदा कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं नमाज जनाजा, ये एक इंसान की मोर्टेलिटी के बाद यानी उसकी दुनिया से जाने के बाद, उसकी रूह कब्ज़ होने के बाद हम ये अदा कर लेते हैं। और ये ज़िंदगी का एक जो है फाइनल स्टेप है, ये एक ज़िंदगी का साइकिल है जिसमें हम इस स्टेप्स को रिपीट कर लेते हैं। वेस्टर्न फ्यूनरल रिचुअल टिपिकली इंक्लूड, इस तरह अगर हम वेस्टर्न की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें जिसमें मुख्तलिफ किस्म के क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी, वहाँ पे बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको कोई लिबास जो है स्पेसिफिक टाइप का पहनाया जाता है। रिलीजियस रिचुअल, वहाँ पे जो भी रिचुअल का मतलब यह है वो स्टेप जिसको हम बार बार रिपीट कर लेते हैं हर एक पेशेंट्स के लिए, हर एक डेड बॉडी के लिए। इस तरह यूरोलॉजी, प्रिकॉशंस, अवेकर शिवा, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आइडियाज़ है जिसको फॉलो किया जाता है मोस्टली इन क्रिश्चियनिटी और मोस्टली उन इलाकों में जो कि वेस्टर्न के कंट्रीज़ में है। लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करें तो आप लोग देखते हैं कि उसको जो है वो गुस्ल दिया जाता है, उसके बाद उसको कफन जो है वो पहनाया जाता है, उसके बाद उसकी जो है नमाज जनाजा का तरतीब किया जाता है, और लास्ट में उसके जो है वो गबर का इंतज़ाम किया जाता है और गफर के अंदर उसको दफनाया जाता है। और गफर के बाद उसके ऊपर जो है वो कोई मौलवी वगैरह, कोई रिलीजियस स्कॉलर इसके ऊपर जो है वो कुछ जो है रिलीजियस जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, मसले वगैरह होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद उसकी रूह के लिए फाइनल जो है वो एक दुआ किया जाता है जो कि मुस्लिम्स की जो है फाइनल राइट्स है। इस तरह अगर हम मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री फ्यूनरल इंक्लूड फायरिंग वेपन्स एंड अ फ्लैग ऑन द कॉफिन। इस तरह अगर आप मिलिट्री की बात करें तो उसको जो है मुख्तलिफ किस्म की तोप से जो है सलामी दी जाती है और फ्लैग्स में जो है उस मुर्दे की बॉडी को जो है वो दफनाया जाता है। सम कल्चर हैव एक्सट्रीम रिचुअल, इस तरह कुछ जो है एक्सट्रीमिस्ट कल्चर्स होते हैं जिसमें है शेव देयर हेड्स एज अ साइन ऑफ ग्रीफ, जो कि जो है शेव कर लेते हैं, अपने बाल को जो है वो मुंडवा लेते हैं किसी बंदे की फौत के बाद। Hair mourner to Wales Suti, a Hindu practice where widows threw herself on the fire डेट कंज्यूम हर हस्बैंड बॉडी। इस तरह सूटी और इसी तरह जो है मोर्नर, ये मुख्तलिफ किस्म के रिलीजियस रिचुअल्स है। सूटी का मतलब है कि इसमें जितने भी हिंदू है, मोस्टली एक्सट्रीमिस्ट जितने भी हिंदू है, वो एक बंदे की फौत के बाद उसकी जो बीवी होती है, उसकी जो वाइफ होती है, उसको भी उस आग में डाल देते हैं जिसमें उसकी बॉडी को जलाया जाता है। फ्यूनरल पैटर्न आर डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर बट आर हैव द सेम फंक्शन to mark the end point of the life of the person who has died and the starting point for the survivor from which they can resume their life। तो इसका मतलब यह है कि फ्यूनरल जितने भी पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट रिलीजन्स में, ये डिफरेंट है, लेकिन सब जो है एक पॉइंट को इंडिकेट करता है जो कि है एंड ऑफ द लाइफ। यानी इन जितने भी ये फ्यूनरल प्रेयर्स एमसीक्यूज में इस तरह जो है वो जो है आप लोगों को आंसर दे सकता है कि फ्यूनरल प्रेयर आर starting during the birth of a child, during the end of the patient life। तो मुख्तलिफ किस्म के आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्यूनरल प्रेयर जितने भी है वो एट द एंड ऑफ द लाइफ जो है वो हम अदा कर लेते हैं। नोट, लिविंग विल अ पर्सन देयर wishes about medical treatment for the end of life in writing the events that they cannot communicate those wishes directly। तो देखिए लिविंग विल का मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं वसीयतनामा। लिविंग विल यानी लिविंग विल का मतलब जिसको हम कहते हैं वसीयतनामा, वो विशेस जो एक इंडिविजुअल दूसरे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी में कम्युनिकेट नहीं कर सकता और वो किसी राइटन फॉर्म्स में, वो किसी जो है पेज के ऊपर वो उसको लिख दे और अपनी ज़िंदगी के बाद यानी अपनी डेथ के बाद अपने दूसरों के लोगों के साथ उसको कम्युनिकेट करे। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जिंदा
है और उसकी किसी जगह पे जायदाद है, तो वो एक चीट या एक पर्चे पे लिख देता है कि फला जगह पे मेरी जायदाद है, मेरे नेम पे है, और उस जायदाद को मेरे बच्चों में या इस तरह मेरी वाइफ को इसी स्पॉट में जो है वो इसको डिवाइड कर। तो मरने के बाद जब वो फौत हो जाए तो वो चिट्ठी उसके बच्चों को दिया जाता है और वो उस जो है प्रोसेस के ज़रिए वो उसको जो है वो तकसीम किया जाता है, उसको हम कहते हैं लिविंग विल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर काइंड इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर के साथ, इस पार्ट के साथ हमारा जो कोर्स है वो अख्तिताम तक पहुंच जाता है। लेकिन आप लोगों ने एक बात को रिमेंबर करना है, हमारी एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारा एक पार्ट रहता है, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया था। वो रीजंस ये थी कि यूट्यूब पार्टनर की जो पॉलिसीज़ है उस पॉलिसीज़ के मुताबिक वो चैप्टर अपलोड नहीं हो सकता। इसका पहले पार्ट भी जो मैंने अपलोड किया था इस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्राइकर्स जो है वो आ रहे थे, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वो वर्ड्स है जो कि सेक्सुअल हेल्थ के साथ, सेक्सुअलिटी के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो आप लोगों को जो है ये बात समझना चाहिए कि यूट्यूब पार्टनरशिप की जो पॉलिसीज़ है इस पॉलिसीज़ के मुताबिक आप लोगों ने कम्युनिटी के वायलेशन नहीं करना है। तो कम्युनिटी के वायलेशन में एक वायलेशन ये भी है कि आप लोगों ने ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने हैं जो कि सेक्सुअलिटी के साथ, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के साथ, सेक्सुअल पार्टनरशिप के साथ रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने उस पार्ट को जो है वो छोड़ दिया था, क्योंकि यूट्यूब पे वो अपलोड नहीं हो रहे। यूट्यूब पे अपलोड होने में मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आती थी, तो इसलिए मैंने उसको जो है वो छोड़ दिया था। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।